तो क्वेश्चन नंबर 15, राइट साइड कोलोन कैंसर। तो ये राइट और लेफ्ट साइड में क्या है, थोड़ा डिफरेंस रहता है, वो अपन याद कर लेंगे। तो 15-16 क्वेश्चन साथ में अपना हो जाएगा। कैंसर सेम ही है लगभग, पर ऐसा कुछ क्योंकि राइट में क्योंकि लेफ्ट में से थोड़ा हो जाता है। तो जो राइट वाले हैं ना, राइट वाले जो है उसमें ब्लीडिंग होगा, इसका फीचर होता है ब्लीडिंग। और जो लेफ्ट वाले हैं ना, उसका मेन होता है ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंटेशन। मतलब पेशेंट आएगा तो ये राइट वाला, जो राइट कैंसर वाला आएगा ब्लीडिंग के साथ में, ब्लीडिंग कंप्लेन लगे कि लेटिन में वो आ रहा है, ब्लड आ रहा है। और जो लेफ्ट वाला है वो कंप्लेन लेके आएगा कि लेटिन नहीं आ रही, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ऐसा। तो ये इसका मेन वो है डिफरेंस। उसका में बाकी सब कुछ लगभग सेम लिख सकते हो राइट लेफ्ट में। राइट वाला है एटियोलॉजी, जो कार्सिनोजेनेसिस है उसमें देखो दो मेन रहते हैं। एक तो फैमिली एडिनोमेटोसिस, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ये तो ये है। एक है लिंच सिंड्रोम। तो ये इनके दो मैकेनिज्म रहते हैं जिसके थ्रू ये कैंसर बनते हैं। तो जो फैमिली एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है, इसका है एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस। बहुत डिटेल में जीन वीन है लेकिन वो याद नहीं करना है। लेफ्ट और राइट दोनों में होगा। ये लेफ्ट राइट, इसका ऐसा कोई डिफरेंस लिखा हुआ नहीं है। और जो ये लिंच सिंड्रोम है, ये एमएमआर एंजाइम के वजह से होगा, और इसमें माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी होती है। ये कार्सिनोजेनेसिस में लिखना है अपन को, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। उसके बाद में पैथोजेनेसिस। तो इसमें क्या होगा कि जो राइट वाला है उसमें ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग होगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। तो है ना, कोई भी आदमी और औरत, आदमी कोई भी जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से आया है ना, उन सब के लिए अपन, बूढ़ा आदमी है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसको कैंसर होने के चांस है, तो उसको अपन स्क्रीन करेंगे, कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी करेंगे। और औरत कोई भी है और मीनोपॉज के बाद में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुई तो उसके अपन करेंगे स्क्रीनिंग। और मीनोपॉज से पहले क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पहले ही मेंसेस आ रहे थे तो खून की कमी पहले ही थी, तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। लेकिन बूढ़ी औरत को अगर आया तो अपन करेंगे स्क्रीनिंग। क्लासिफिकेशन तो में अभी उसको ट्रीट नहीं करेंगे। स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के बाद में तो अगर ट्रीटमेंट क्या आया, करेंगे फिर? ट्रीटमेंट करेंगे तो काटेंगे, जो भी मतलब टीएनएम स्कोरिंग निकालेंगे अपन, अगर फर्टाइल औरत उसके है हिसाब तो? से करेंगे। फर्टाइल औरत है तो उसमें मतलब अब वो डिपेंड करता है कि बाकी सिम्टम आ रहे हैं, पतली है कि नहीं है, वो तो क्वेश्चन से बाहर चले जाएंगे अपन। और हाँ, उसका मतलब कि हाँ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में ये फैमिली एडिमेटस पॉलीपोसिस और लिंच सिंड्रोम में दो लिखोगे तो हो जाएगा। ठीक है। और उसका है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये हो गया, तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ ये होता है कोलन के अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ ये इसी की एग्जांपल है, ये भी लिखना है। उसके बाद में और बस इतना काफ़ी है। और बाकी जितने भी कोई भी चीज़ ब्लीडिंग करती है, ऑब्स्ट्रक्शन करती है, वो सब अपन इसके डिफरेंशियल में डाल सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन वाले अपन ऊपर देख रखे हैं, कोई स्टोन विस्टोन बन गया, अशफर्म वगैरह ऐसा कुछ हो गया। और या फिर डायवर्टिकुला आ गया, डायवर्टिकुला इसके डिफरेंशियल में आएगा, क्योंकि डायवर्टिकुला ऐसे ऐसे निकल गया है साइड में से, तो कभी भी कैंसर बन सकता है। कोई भी पॉलिप है, तो पॉलिप दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है जो सेसाइल होते हैं, एक पेडिकुलेटर होता है। तो कुछ कुछ पॉलिप कैंसर बन जाता है, तो पॉलिप है तो वो भी डिफरेंशियल में आएगा। पॉलिप को भी अपन काट के बाद देखेंगे कैंसर है कि नहीं है, ऐसा तो डिफरेंशियल में आ जाएगा। और ट्रीटमेंट में अपन इसका टीएनएम स्कोरिंग निकालेंगे, और अगर टीएनएम ज़्यादा है तो अपन इसको निकाल देंगे, काट के निकाल देंगे और कैंसर को, और कोलेक्टोमी करेंगे, और उसके साथ में बाद में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो भी वो करते रहेंगे। और कॉम्प्लिकेशन में क्या है, कैंसर है तो कैंसर का कॉम्प्लिकेशन होता है मेटास्टेसिस, है ना। तो इसका मेटास्टेसिस जाएगा बोन में, तो बोन में जाएगा, लंग में जाएगा, तो उन सब में दिक्कत कराएगा ऐसा। लीवर में जाएगा, लीवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना जो भी इंटेस्टाइन में जो भी मेलिग्नेंसी होती है सबसे पहले लीवर में जाएगी, क्योंकि लीवर इंटेस्टाइन से ब्लड लीवर में जा रहा है इसलिए, तो इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। उसके बाद में ट्रीटमेंट में ये रहा सर्जरी, अब्लेशन। अब्लेशन बोले तो उससे लेज़र लाइट से काट देने का, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी लिख देंगे। लेफ़्ट साइड में कैंसर वो के वो लिख देने का, और जो भी जितने कैंसर के नाम याद हो जाए इधर से नीचे लिखे हुए इनमें से उतने लिख देने के, बाकी मेन तो इंपॉर्टेंट ऊपर वाले दो ही है। उसका कार्सिनोजेनेसिस सेम वही, कार्सिनो एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस और माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी अपन ने अभी जो पढ़े वो पैथोजेनेसिस में लिख देंगे अपन। इस कार्सिनोजेनेसिस में लिख देंगे, और पैथोजेनेसिस में सेम चीज़। अब ये लेफ्ट कोलोन है तो इधर ऑब्स्ट्रक्शन वाला पैथोजेनेसिस आएगा,
राइट कोलन में आया था ब्लीडिंग वाला आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन वाला आएगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन अपने ऊपर पढ़ा था कि पीछे पीछे इकट्ठी होती जाएगी लैट्रिन, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इधर लैट्रिन इकट्ठी हो गई तो पेट पूरा फूल जाएगा, इसका पैथोजेनेसिस होगा। पेट फूल गया तो उसकी वजह से है ना जो ब्लड वेसल है वो ऑक्लूड हो सकती है, और उसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है, उसकी वजह से परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन है तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और क्लासिफिकेशन में इन्होंने नीचे जो लिखा होगा क्लासिफिकेशन, और डिफरेंशियल में जो ही ऊपर वाले क्वेश्चन में था वो का वो सेम डिफरेंशियल, ऊपर वाले का सेम ट्रीटमेंट, ऊपर वाले का सेम कॉम्प्लिकेशन अपन लिख सकते हैं उधर। और इसके डिफरेंशियल में अपन मैकल्स डायवर्टिकुलम भी डाल सकते हैं क्योंकि वो इसी साइड होता है, लेफ्ट साइड में। अच्छा टेबल बना है राइट और लेफ्ट के। टेबल पहले से ही। और ये इसमें से जितना याद हो जाए उतना डिफरेंशियल में और क्लासिफिकेशन में लिख देना है। नीचे भी सारा बहुत सारा दिया है। जिसको जो मर्जी। ये सब चीज़ें मतलब याद हो जाए तो लिखना है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। कैंसर ऑफ तो स्टमक है ना। दोबारा फिर आगे फोटो, ये तो नहीं ऊपर ही था, हाँ वो दोनों इसलिए बोल रहा हूँ आराम से, मैं लेट हो जाऊंगा बता रहा हूँ मैं। देखो 17 क्वेश्चन, ठीक है। स्टमक का कैंसर, इसका मोस्ट कॉमन होता है एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। तो ये वाला मोस्ट कॉमन, और इसका दो टाइप रहते हैं, क्लासिफिकेशन में दो टाइप रहते हैं, एक तो डिफ्यूज रहता है, एक इंटेस्टाइनल टाइप। तो ये मोस्ट कॉमन है, ये लेस कॉमन है। और इसका जो पैथोजेनेसिस रहता है उसमें है ना ई कैडेरिन जीन होता है ना, इसका डिफेक्ट हो जाता है। ये ई कैडेरिन क्या करता है कि सेल्स को थोड़ा पास पास रखता है, ये सेल्स दूर दूर चले जाते हैं तो उस वजह से कैंसर बढ़ जाता है, ऐसा सिंपल है। बाद में क्लासिफिकेशन अपने बोल दिया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन डाल सकते हैं इसके ये, अच्छा। और इसका डिफरेंशियल में अपन लिख देंगे स्टमक, हाँ ये तो सिम्टम हो गया। गैस्ट्रिक लिम्फोमा, गैस्ट्रिक मेटास्टेसिस मतलब कहीं और से आई है, अगर कैंसर कहीं और का था इधर आ गया है। गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सर को भी इसके डिफरेंशियल में रखेंगे। और ये मैनिटियर्स डिजीज होता है, इसमें हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकोसा हो जाता है, ऐसा कुछ। तो इसका डिफरेंशियल हो गया। और ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में वही सेम टीएनएम क्लासिफिकेशन करेंगे। उसका टीएनएम अगर ज़्यादा आया तो अपन इसका क्या नाम है, उसको कैंसर को काट के निकाल लेंगे। और कॉम्प्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशन सेम टू सेम मेटास्टेसिस, हर कैंसर कॉम्प्लिकेशन यही रहेगा, मेटास्टेसिस। कितना सेंटीमीटर छोड़ना है वो मैं दूसरी शायद पूछ दूसरी सकता जगह है पे वो। जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 18, तो इसमें क्या है, पैंक्रियाटिक कैंसर। तो पैंक्रियाटिक कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियास, ठीक है। और ये है ना पैंक्रियास का डक्ट जो होती है, ये पैंक्रियास है, इसके जो बीच में डक्ट है यहाँ का कैंसर होता है ये। और मोस्ट कॉमनली ये बूढ़े लोगों में होता है, और स्मोकिंग करने से होता है, और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस मतलब बहुत सारा बहुत दिनों से इन्फ्लेमेशन चल रहा है इसका पैंक्रियास का, तो उसकी वजह से भी इसका एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। और और जो ये कैंसर होता है अगर हेड ऑफ पैंक्रियास, मतलब ये हेड है, इस जगह का अगर हुआ हेड ऑफ पैंक्रियास तो ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा ये बिलियरी ट्री का, इधर से जो बाइल डक्ट आ रही है ना इसको ऐसे घेर लेगा, तो उससे अपना पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो जाता है जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। और अगर तेल की तरफ अगर कैंसर हुआ है तो उसकी वजह से अपन को डायबिटीज़ भी हो सकता है, क्योंकि ही है ना इंसुलिन बनाता है अपना पैंक्रियास, इसलिए। और इसका इटियोलॉजी है, तो इटियोलॉजी में अपन लिख देंगे कि ये सब लिख देंगे जो इधर ये जीन के कुछ नाम है अपन को रटने पड़ेंगे। P53 हो गया, बरका हो गया, और उसका कॉक्स 2 हो गया, रास हो गया, AKT2 हो गया, ये अपन को रटना ही पड़ेगा। कॉक्सटेल जीन का नाम। कॉक्स। चलो, उसका अगर क्लासिफिकेशन की बात करें अपन तो उसमें बहुत सारे हैं। पैंक्रियास के दो काम होते हैं, एक्सोक्राइन काम होता है, एक एंडोक्राइन काम होता है। तो ये जो अपन उसके हिसाब से पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन ट्यूमर लिख सकते हैं, मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंडोक्राइन के हिसाब से जितने जितने ये हार्मोन निकालता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, वीआईपी-ओमा, सोमेटोस्टेटिन, तो ये सब कुछ ये इसके ही हार्मोन के नाम है, तो उस हिसाब से अपन इसमें ओमा ओमा लगा के और कैंसर बना दो, तो उस हिसाब से अपन क्लासिफिकेशन कर लेंगे। और इसके डिफरेंशियल में अपन कोई भी चीज़, क्योंकि ये देखो ये भी इसका हेड भी ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, तो कोई भी चीज़ अगर ऑब्स्ट्रक्शन कराती है, जैसे कि स्टोन हो गया,
या फिर इसका बिलियरी ट्री का अगर कैंसर हो गया, स्टेनोसिस हो गया बिलियरी ट्री का, उसको भी अपन रख सकते हैं डिफरेंशियल में। उसके बाद में ड्यूडेनम हो गया, ड्यूडेनम भी उधर ही पड़ता है, इधर से ड्यूडेनम निकलता है, ये सब कुछ ड्यूडेनम के अंदर ड्रेन करेगा ऐसे करके। तो ड्यूडेनम का कैंसर हो गया, वो भी उसे ब्लॉक करेगा बिलियरी ट्री को, तो उसके वो भी कैंसर में गिना जाएगा इसके डिफरेंशियल में। इसके ट्रीटमेंट में अपन करते हैं विपल प्रोसीजर करता है। ये विपल प्रोसीजर थोड़ा इम्पोर्टेंट नाम है तो याद करने का। विपल प्रोसीजर, इसका ट्रीटमेंट इतना लोगों को काफ़ी है। बाकी एक्यूट ब्लीडिंग ऑफ द अल्सर डिजीज, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लासिफिकेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। अब अल्सर है जो कि ब्लीड कर रहा है, तो इस इटियोलॉजी क्या होगा कि पहले से हम वही जो कि नॉर्मल अल्सर की जो इटियोलॉजी है, कॉज है, जैसे कि NSAID हो गया और H पाइलोरी हो गया। अब पैथोजेनेसिस क्या होगा कि जो क्रॉनिक अल्सर हो रहा है बहुत दिनों से, उसके क्रॉनिक अल्सर है और उसके बाद में उसका वो परफोरेशन हो गया उसका क्रॉनिक अल्सर का। तो परफोरेशन जैसे कि ड्यूडनम जा रहा है, तो ड्यूडनम के पीछे से एक आर्टरी निकलती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो वहाँ पे अगर परफोरेशन अगर उस आर्टरी के लग गया तो बाद में है ना वो ब्लीड कर जाएगी, आर्टरी जो निकलती है उसके पीछे से। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ परफोरेटेड एक्यूट, हाँ इसके क्लासिफिकेशन में देखो, एक्यूट हेमरेज है तो इसकी क्लासिफिकेशन एक तो स्पर्टिंग ब्लीडिंग, एक ऊजिंग ब्लीडिंग। तो ऊजिंग वाला है इसमें कम ब्लीडिंग होती है, 50% से भी कम, और स्पर्टिंग है इसमें 60 से 100% तक ब्लीडिंग होती है, इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो ये बहुत मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें जल्दी से उसको पेशेंट को इमरजेंसी रूम में ले जाओ और ट्रीट करो इसको। ये क्लासिफिकेशन अपन स्पर्टिंग और ऊजिंग ही कर लेंगे और इसको हटा देना, रीब्लीडिंग मत लिखना क्योंकि इसका कुछ ऐसा खास क्लासिफिकेशन है नहीं। तो स्पर्टिंग में ज़्यादा और ऊजिंग में कम, इतना सिंपल लिख लेंगे काफ़ी है। और डिफरेंशियल में कोई भी चीज़, कोई भी अपर जीआई ब्लीडिंग हो गया, मान लो इसोफेगस के अंदर 2 सिंड्रोम होते हैं, बोरहाव हो गया और मिलेरी वीज़ हो गया, या फिर इसोफेगस का रप्चर हो गया, या फिर मिलेरी वीज़, और या फिर एक तो अपन ने स्टमक का अल्सर हो गया, ड्यूडेनम का अल्सर हो गया, उसका स्टमक का कैंसर हो गया, और हाँ ये जो भी इतना बताया इतना लिखेंगे, इतना काफ़ी है। मतलब जो भी अपर जीआई ब्लीडिंग होगा तो उसका डिफरेंशियल में आ जाएगा क्योंकि ये भी एक अपर जीआई ब्लीडिंग है। और इसका ना ट्रीटमेंट में से क्या करेंगे, इसमें अपन पहले तो है ना इसको अपन क्या आईवी फ्लूइड्स देंगे,